गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूल सेल से। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में तुम्हें समझाया भी था कि सेल तीन तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल और तीसरा है फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हमारे पास ये तीसरा और लास्ट सेल है फ्यूल सेल, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो बच्चों, फ्यूल सेल मेनली स्पेस प्रोग्राम जो होते हैं, अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो होते हैं, उनमें यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब कि जितनी एनर्जी रिलीज होती है इसके रिएक्शन के दौरान, ये उस एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा वर्क करने में खर्च कर देता है। यानी कि मान लो 100 जूल एनर्जी रिलीज हुई पूरी रिएक्शन के दौरान, फ्यूल सेल के दौरान जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में मान लो 100 जूल एनर्जी रिलीज हुई। अब ये उस 100 जूल में से लगभग 83 जूल को वर्क में कन्वर्ट कर देता है, तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 83% होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूल सेल हाईली एफिशिएंट सेल होता है, इसीलिए हम इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज करते हैं। मैं कुछ बातें बताता हूं फ्यूल सेल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन कि कौन सी रिएक्शन होती है फ्यूल सेल में। बच्चों, सबसे पहली बात, फ्यूल सेल आर यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम मेनली ये स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है, ठीक है। दूसरी बात जो इसके बारे में बहुत अच्छी बात है वो क्या है, फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सही बात है, ठीक है भाई। अब देखते हैं फ्यूल सेल किस तरह से डिजाइन होता है, कौन एनोड की तरह बिहेव करता है, कौन कैथोड की तरह बिहेव करता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, हमें यह समझना है। तो बच्चों, फ्यूल सेल कुछ इस तरह से डिजाइंड होता है। एक कंटेनर है, मेरे प्यारे बच्चों, यहां दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक ये इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में यहां पे या तो एक्वस KOH फिल किया जाता है, या तो एक्वस KOH फिल किया जाता है, या NaOH फिल किया जाता है। मेन पर्पज है हमारा OH नेगेटिव आयन लेना यहां से, चाहे KOH ले लो चाहे NaOH ले लो। अब सुनो आगे की कहानी क्या है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कार्बन की है, या ग्रेफाइट की भी बोल सकता हूं मैं, कार्बन रोड विद कोटेड विद PT या PD, ठीक है। कार्बन रोड है जिनके ऊपर कोटिंग की गई है प्लेटिनम की या पैलेडिनियम की। सेम एज इट इज ये भी कार्बन की रोड है, कार्बन रोड कोटेड विद PT PD। अच्छा बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये एनोड है, ये एनोड है। और तुम जानते हो ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है उसका एनोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। अच्छा बच्चों, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कैथोड है, और कैथोड कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहां तक बात बच्चों।
अच्छा सुनो ध्यान से, यहां से एक स्पेस होता है, एक जगह होती है जहां से हाइड्रोजन गैस एंट्री लेती है और इधर से ऑक्सीजन गैस एंट्री लेती है। यहां से हाइड्रोजन एंट्री लेती है, यहां से ऑक्सीजन एंट्री लेती है। एक और बात जो यहां समझने लायक है, ये जो कार्बन की रोड होती है ये पोरस होती है। सेम एज इट इज ये वाली भी कैसी है, पोरस। पोरस का मतलब इनके अंदर फाइन होल है, बहुत छोटे छोटे होल है, माइक्रोस्कोपिक होल है। पोरस का मतलब ये होता है, जैसे जो मटका होता है गर्मियों के टाइम में जो पानी पीते हैं उसमें भी फाइन पोर होती है, हालांकि हमें दिखाई नहीं दी जाती, उसको भी हम पोरस ही बोलते हैं। सुनो जरा ध्यान से आगे की बात क्या है। अब मैं वन बाय वन तुम्हें एनोड और कैथोड की रिएक्शन दिखाता हूं, यहां क्या हुई देखना जरा बच्चों। एनोड की रिएक्शन देखते हैं क्या होगी एनोड पे रिएक्शन। अब एनोड पे क्या है, हाइड्रोजन गैस एंट्री ले रही है। अब हम जानते हैं एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन। यहां से एंट्री कौन ले रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों ध्यान से समझना, हाइड्रोजन जब एंट्री लेगा तो सीधे टक्कर मारेगा इस इलेक्ट्रोड को, ये जो कार्बन की रोड है ना इसको टक्कर मारेगा। कार्बन की रोड है पोरस, पोरस है तो हाइड्रोजन इस रोड से अंदर चला जाएगा। अंदर उसको क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अंदर कौन मिलेगा उसको, OH नेगेटिव आयन। अब हमें एक बात का पता है कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। कितने होंगे वो हम देख लेंगे। अब बच्चों हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मैं ये मान लेता हूं। अब ये आपस में जुड़ के क्या बना सकते हैं, तो बच्चों ये आपस में जुड़ के बनाएंगे H2। क्या बनाएंगे, H2। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस अगर करूंगा मैं तो हाइड्रोजन 2 है और एक 3 हो गए, और इधर 2, बस 2 ही है। मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 4 हो गए। तो मैंने इसको अगर मैं देखता हूं, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल 5 हाइड्रोजन होंगे, यहां से तो बैलेंस होगा नहीं। बच्चों हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हाइड्रोजन इधर 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। सही बात है यहां तक। अब सुनो जरा ध्यान से, अभी हमें इस रिएक्शन का चार्ज बराबर करना है। देखो बच्चों जब भी अब हम ये रिएक्शन करेंगे, आगे जितनी भी रिएक्शन करेंगे सेल की, उनमें तुम्हें चार्ज दोनों साइड बराबर करना है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। एटम तो बराबर होने ही चाहिए, साथ में चार्ज बराबर और होना चाहिए। अब देखो यहां इधर टोटल चार्ज अगर मैं देखूं तो 2 नेगेटिव है, इधर अगर मैं देखूं तो न्यूट्रल है और 1 नेगेटिव है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों जब यहां से ये बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। सही बात है, अब सब कुछ बराबर हो गया यहां पे। अब नेक्स्ट देखता हूं मैं कैथोड की रिएक्शन। कैथोड की रिएक्शन अगर मैं देखता हूं तो कैथोड की तरफ से एंट्री कौन ले रही है, ऑक्सीजन गैस एंट्री ले रही है। अब ऑक्सीजन को अंदर क्या मिलेगा, देखो बच्चों हाइड्रोजन ने जब अंदर एंट्री ली थी तो उसने OH नेगेटिव के साथ जुड़ के H2O बना दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे। यानी कि अब इस ऑक्सीजन को यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा H2O। और हम एक बात जानते हैं कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब समझना यहां से हम देखो कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। बच्चों ऑक्सीजन है, न्यूट्रल है, H2 है, न्यूट्रल है, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इसका मतलब जो इधर प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बनेगा, लेकिन एक ऐसी स्पीसीज, ऐसा सब्सटेंस बनेगा जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही। अब बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा स्पीसीज होता है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं कहूंगा OH नेगेटिव बनेगा। भाई सीधी सी बात है, क्या बनेगा, OH नेगेटिव, बस एक ही है और कोई तो है ही नहीं। चलो बैलेंस करते हैं जरा इसको। बैलेंस अगर करता हूं मैं तो देखो यहां हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 और 1 3 है, ऑक्सीजन इधर 1 है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगी 4, हाइड्रोजन को कर दो 4, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4। सही बात है यहां तक। लेकिन बच्चों अब हमें बराबर करना है चार्ज।
चार्ज अगर मैं देखूं तो एक नेगेटिव, इधर 4 नेगेटिव। चार्ज बराबर करने के लिए यहां कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये? 4 इलेक्ट्रॉन। सही बात है, चार्ज बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड कर देना है। एनोड और कैथोड की रिएक्शन को क्या कर देना है? ऐड। ओवरऑल रिएक्शन अगर मुझे देखनी है फ्यूल सेल की, ओवरऑल रिएक्शन के लिए मुझे एनोड और कैथोड को ऐड कर देना है। लेकिन मैंने देखा कि यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, तो मैं ऊपर वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? ऊपर वाली रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब जरा समझो, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 4। 4 OH नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाली रिएक्शन में 4 OH नेगेटिव राइट हैंड साइड, तो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है बच्चों। दूसरी बात सुनो, 2 जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी कैंसिल हो गए। अब सुनो अगली कहानी क्या है। जब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O कितने हो जाएंगे? 4। इधर कितने हैं? 2। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, उधर कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन में H2 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2H2 प्लस नीचे क्या है? O2। अच्छा, ये जो 2H2 है ये तो कैंसिल हो गए हैं ना उधर, और उधर कितने बच गए? 2H2O। ये मेरे पास बच्चों ओवरऑल रिएक्शन आ गई। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि इसकी जो डेल H होती है, डेल H नेगेटिव होती है। ठीक है, डेल H नेगेटिव होती है इस रिएक्शन की। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से, इस रिएक्शन के दौरान लगभग मैं ये कह सकता हूं कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो -283.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और इसका लगभग 83% हिस्सा वर्क करने के लिए यूज हो जाता है। बच्चों एक बात बताऊं तुम्हें, हमने 11th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि वो एनर्जी जो वर्क करने के लिए चाहिए उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब ये है हमारे पास टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही है, इसका वो हिस्सा जो वर्क करने के लिए खर्च करेगा ये सेल, उसको बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। अगर कभी भी तुम्हें निकालनी हो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल की अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? डेल G अपॉन डेल H मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और मैं यहां लिख देता हूं फ्यूल सेल is highly efficient cell, highly efficient cell with efficiency nearly 83%। हालांकि 83% से ज्यादा होती है, 83.3 के लगभग होती है, लेकिन मैं 83% लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है फ्यूल सेल के बारे में। लेकिन फ्यूल सेल की एक लिमिटेशन भी है, कमी भी एक, ये बहुत महंगा है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और वो जो कॉस्ट ज्यादा है उसका कारण है ये प्लेटिनम और पैलेडिनियम। प्लेटिनम और पैलेडिनियम के कारण ये वाला जो सेल है ये काफी महंगा सेल है। तो मैं लिमिटेशन लिख देता हूं, फ्यूल सेल हैव हाई कॉस्ट ड्यू टू पीटी और पीडी। पीटी और पीडी के कारण इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां तक की बात बच्चों क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है, देखो सीधे सीधे हमने सारी चीजों को समझा है। ये था बच्चों फ्यूल सेल के बारे में। कंप्लीट हो गए हैं हमारे पास जितने भी सेल थे। अब बच्चों हमारा इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक बचता है, और वो जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो है कोरोजन। हालांकि तुम्हारा पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में भी तुमने पढ़ा था कोरोजन के बारे में। अब बस एक्स्ट्रा ये है 10th के अलावा, अब हमें मैकेनिज्म पढ़ना है कोरोजन का, कि वास्तव में कोरोजन कैसे होता है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही होती है। तो बच्चों समझेंगे बहुत अच्छी तरह से, ध्यान से सब देखना। देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन, सबसे पहली बात तो कोरोजन होता क्या है? तो बच्चों कोरोजन है द ईटन अप ऑफ मेटल
in presence of air and moisture is known as corrosion. इसी को मैं क्या बोलता हूं? कोरोजन बोलता हूं कि मेटल का खत्म हो जाना एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या बोलूंगा मैं? कोरोजन बोलूंगा। अब सुनो आगे की कहानी क्या है हमारे पास। आगे की कहानी यह है, अगर मैं कोरोजन का कोई एग्जाम्पल पूछूं तो मैं ये कहूंगा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। ठीक है, अब हमें कोरोजन का मैकेनिज्म पढ़ना है कि कोरोजन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है कोरोजन। बच्चों मैं मान लेता हूं, मैंने अपनी तरफ से मान लिया ये कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसका है? आयरन का। यहां आयरन के एटम है इसके अंदर बहुत सारे, और ये एक ऐसे एटमॉस्फेरी में रखा हुआ है जहां ऑक्सीजन अवेलेबल है एटमॉस्फेरी में, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है और H2O भी अवेलेबल है। H2O तुम्हें पता है एटमॉस्फेरी में आ जाता है, कहीं से भी आ गए, मान लिया बारिश हो रही है वहां से आ गया, मतलब H2O अवेलेबल होता है। ये पानी है, और वाटर के वेपर भी होते हैं एटमॉस्फेरी के अंदर, हम जानते हैं। अब बच्चों यहां पे जो सबसे पहली कहानी होती है ना, वो देखना क्या होती है। वाटर वेपर जो होते हैं, वाटर वेपर एट सरफेस ऑफ मेटल, जो वाटर वेपर मेटल के सरफेस के ऊपर है, कंबाइन विद, सबसे पहले वो कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये CO2 है ना, इसके साथ कंबाइंड होते हैं ये वाटर के वेपर, एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। क्या बनाते हैं वो? कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, जो कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी होता है। बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, H2O जुड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बना क्या? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब जो ये कार्बोनिक एसिड होता है ना बच्चों, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कार्बोनिक एसिड क्या है? एक कार्बोनिक एसिड बिहेव एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसोसिएट, वो डिसोसिएट हो जाता है एज फॉलोइंग। किस तरह से डिसोसिएट होता है देखना जरा। कार्बोनिक एसिड बच्चों ऐसे टूटता है, H2CO3 वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम का साइन लगाऊंगा, H2CO3 टूटा 2H पॉजिटिव में और कार्बोनेट में। इसका मतलब बच्चों अब यहां H2O जुड़ा CO2 के साथ, और उसने क्या बना दिया, इस सरफेस के ऊपर H पॉजिटिव इकट्ठा होने लगा। क्या बनने लगा? H पॉजिटिव। अब अगली कहानी सुनो तुम, क्या है आगे की बात, क्या है आगे की बात यह है कि जो आयरन है Fe जो है, Fe कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के साथ भी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कांटेक्ट में है। तो मैं लिख देता हूं आयरन इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड undergo oxidation, undergo oxidation। भाई ये जो आयरन है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, और तुम्हें पता है ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करेगा। कैसे कर रहा है? Fe ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है यहां तक की बात। बच्चों ये जो बना है ना, इसको बोलते हैं फेरस आयन। क्या बोलते हैं इसको? फेरस आयन। अब आगे की कहानी सुनो तुम, आगे क्या है हमारे पास यहां। आगे की बात यह है कि ये जो H पॉजिटिव है, जो सरफेस के ऊपर इकट्ठा हुआ है H पॉजिटिव, जो कि कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन से बना है, ये H पॉजिटिव
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है कि नहीं? अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। देखो Fe का ऑक्सीडेशन हुआ तो Fe से क्या बना? Fe2 पॉजिटिव। जो Fe2 पॉजिटिव बना वो सरफेस के ऊपर आ गया और इसने क्या छोड़े? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन छोड़े ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े उनको गेन करेगा कौन? H पॉजिटिव। तो मैं यहां लिख देता हूं H पॉजिटिव along with oxygen takes electron loosed by iron। जो आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? H पॉजिटिव। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो बच्चों क्या हुआ? H पॉजिटिव प्लस O2, इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनेगा क्या यहां बच्चों? एक बार बताना जरा मुझे। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया न्यूट्रल हो गया। अब ये वाला H जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा बच्चों तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2O। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। एक बार बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको बैलेंस करूं बच्चों तो बैलेंस करने पे बताना जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहां 2 हाइड्रोजन है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है? हाइड्रोजन तो बराबर हो गई। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहां 2 ऑक्सीजन है, इधर कितनी ऑक्सीजन है? 1। तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या समस्या आ गई है? अब यहां ये समस्या आ गई, हाइड्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन को 4 करो तो ये 4 करना पड़ेगा हमें। हो गया यहां तक की कहानी। अब अगली जो बात है वो ये है कि हमें चार्ज बराबर करना है। बच्चों ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है, पूरी तरह से न्यूट्रल है। लेकिन अगर इधर बात करूं तो 4 पॉजिटिव चार्ज, 1 नेगेटिव है। तो न्यूट्रल बनाने के लिए हमें यहां इलेक्ट्रॉन कितने करने पड़ेंगे? 4। अब बराबर हो गया है सब कुछ। चार्ज भी बराबर हो गया, एटम भी बराबर हो गए। बच्चों मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? बना क्या हमारे पास? हमारे पास बना Fe प्लस 4H पॉजिटिव, ये वाले 4H पॉजिटिव प्लस में O2, ठीक है? किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? ये कन्वर्ट होगा Fe2 पॉजिटिव में, Fe2 पॉजिटिव में और प्लस में 2H2O में कन्वर्ट हो गया। क्या बना हमारे पास? वही कहानी यही है। क्या है हमारे पास? फेरस आयन। अब आगे की बात सुनो। जो ये फेरस आयन बना है ना, ये कहां आ गया? इस सरफेस के ऊपर आ गया। अब सरफेस के ऊपर आया तो ये अब फिर से पानी के कांटेक्ट में है, H2O के कांटेक्ट में है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है। यानी कि फेरस आयन जो बना है वो फिर से पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। और जब वो पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो फर्दर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बच्चों हम जानते हैं आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +2 होती है, एक +3 होती है। अभी तो +2 का आयन बना है, फिर से ऑक्सीडाइज हो सकता है +3 का आयन बनने के लिए। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं फेरस आयन फर्दर oxidize in presence of oxygen and water। ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी कि मैं लिखूंगा Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 और प्लस H2O बनेगा क्या हमारे पास? अब बच्चों एक बात बताओ, ये Fe जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ अगर ये जुड़ रहा है
तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो अब ये जो कंपाउंड बनाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएगा, किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 होती है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, इसकी 3, कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा Fe2O3, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड। सही बात है, यहां तक क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब सुनो आगे की कहानी क्या है। प्लस में और क्या बनेगा, अभी एक बार बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो Fe कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है यहां तक। अब आगे की कहानी ये है कि हमारे पास Fe यहां आ चुका, ऑक्सीजन यहां आ चुके हैं, बच कौन गया? हाइड्रोजन। मुझे यहां हाइड्रोजन लिखना है, लेकिन तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, इधर टोटल चार्ज कितना है? 4 पॉजिटिव। इधर टोटल चार्ज अभी तक कितना है? 0। इसका मतलब यहां जो बनेगा ना, जो स्पीसीज बनेगी उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव होगा। अब मेरे पास बचा क्या हुआ है? केवल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मुझे कुछ ऐसा स्पीसीज बनाना है यहां पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और वो क्या होता है? हमें पता है वो केवल H पॉजिटिव होता है। ठीक है यहां तक की बात? बच्चों बैलेंस करना है। देखो टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज है, अभी तो 1 पॉजिटिव आया, इसका मतलब 4H पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है यहां तक की बात? अब सुनो आगे की कहानी क्या है। H पॉजिटिव तो 4 बना दिया, हाइड्रोजन 4 हो गई। इधर हाइड्रोजन कितने? इधर तो हाइड्रोजन बच्चों 2 ही है, इनको भी 4 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब कौन इनबैलेंस हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने? 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने? 3। इधर 3 ऑक्सीजन बनानी है हमने, तो मैं इसको हाफ कर देता हूं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। समझ में आ रही है ना बात? तो ओवरऑल बच्चों अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में आ गई है, पूरी तरह से बैलेंस्ड। अगर मैं 1/2 नहीं लिखना चाहता तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां 4, यहां 1 हो जाएगा, यहां कितने हो जाएंगे? 4, यहां कितने हो जाएंगे? 2, यहां कितने हो जाएंगे? 8। ये फिर से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। बच्चों अब क्या बना मेरे पास? फेरिक ऑक्साइड। ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है इस सरफेस के ऊपर, यहां पे बना फेरिक ऑक्साइड, यहां सरफेस के ऊपर ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है फर्दर कंबाइंड होता है H2O के साथ, यानी कि मैं ये कह देता हूं फेरिक ऑक्साइड ऑन हाइड्रेशन गिव रस्ट। जो फेरिक ऑक्साइड बना है, Fe2O3 बना है, उसका हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। कितने वाटर? XH2, जितने भी वहां अवेलेबल है, जुड़ के क्या बना देंगे? Fe2O3 इंटू XH2O। और बच्चों यही फॉर्मूला होता है रस्ट का, और इसका कलर होता है ब्राउन। यानी कि आयरन के सरफेस के ऊपर यहां पे अब क्या बन गया? Fe2O3 इंटू XH2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो हमने ओवरऑल मैकेनिज्म पढ़ा कि रस्ट वास्तव में बनता कैसे है। क्लियर है बच्चों? अब हमें पढ़ना है कि ये जो कोरोजन है, इसको कौन कौन सी ऐसी चीजें जो बढ़ाती है, और हमें कोरोजन को रोकने के मेथड भी पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों? चलो इसको साफ कर देता हूं मैं। देखो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। फैक्टर प्रोमोटिंग कोरोजन को प्रमोट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? तो बच्चों जो सबसे पहला फैक्टर है जो कोरोजन को प्रमोट करता है वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तुम ये मत समझना कोरोजन केवल आयरन का होता है। कोरोजन अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम का भी होता है, कोरोजन जिंक का भी होता है। मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कोरोजन। जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटल उतना ज्यादा उसका कोरोजन होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन। कोरोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
दूसरी बात जो कोरोजन को अफेक्ट करती है वो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों हमने देखा था जब कोरोजन की शुरुआत हुई थी ना, तो सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, और वो कार्बोनिक एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है और टूट जाता है अपने आयन में, H पॉजिटिव में और कार्बोनेट आयन में। अगर कोरोजन जिस जगह पे हो रहा है वहां इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस है, अगर इलेक्ट्रोलाइट वहां मौजूद है, तो बच्चों क्या होगा, वो कार्बोनिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो फास्ट कराएगा और कहीं ना कहीं हमारा कोरोजन वाला प्रोसेस भी फास्ट होगा। तो मैं लिख देता हूं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will increase the process of corrosion. The process of corrosion. और मैं एक इसका एग्जाम्पल देता हूं, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। क्या? corrosion of iron it takes place faster in saline water. सैलाइन वाटर साल्ट वाला पानी होता है, ठीक है बच्चों। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है साल्टी वाटर में, या तो NaCl होगा या जो भी साल्ट है, साल्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, वो क्या करेंगे, कोरोजन के प्रोसेस को फास्ट कर देंगे। अगली बात बच्चों जो कोरोजन को बढ़ाता है वो है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस भी कोरोजन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट जो है नंबर 4 जो कोरोजन को बढ़ाता है फैक्टर, वो है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेन। देखो बच्चों, अगर मेरे पास आयरन की कोई रोड है या आयरन की कोई प्लेट है और उसमें बैंड पड़ा हुआ है या कहीं पे स्ट्रेन है या कहीं पे कट लगा हुआ है, तो जिस जगह पे बैंड है या स्ट्रेन है या कट लगा हुआ है, कोरोजन वहां सबसे ज्यादा होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेन, बैंड और कट इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। कोरोजन का रेट वहां ज्यादा होता है जहां कहीं कट है या बैंड है या स्ट्रेन है। और तुम देख लेना, कोई आयरन की रोड पड़ी हुई है बाहर और वो कहीं से बैंड है, मुड़ी हुई है, तो जो जगह जहां से वो बैंड है वहां कोरोजन ज्यादा होता है। क्लियर है यहां तक की बात? बच्चों आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से प्रिवेंट करने के मेथड, कैसे हम बचाएंगे कोरोजन से। तो बच्चों सबसे पहला जो मेथड है वो है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या होता है ये बैरियर प्रोटेक्शन, समझना। देखो बच्चों, मान लो ये मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, और यहां एयर और ऑक्सीजन और वाटर अवेलेबल है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन और वाटर इस मेटल के कांटेक्ट में आ गए ना बच्चों, तो ये इस मेटल का कोरोजन कर देंगे। लेकिन हमें कोरोजन से बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस मेटल और ये जो ऑक्सीजन और वाटर है ना, इनके बीच में एक बैरियर लगा दूंगा। बैरियर कोई भी रुकावट जिससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, जैसे पुलिस वाले लगा देते हैं ना बैरियर, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वो बैरियर लगा देते कि भाई आगे नहीं जा सकते। ऐसे ही हमने मेटल के चारों तरफ बैरियर लगा दिया। अब बैरियर से क्या होगा, ऑक्सीजन और वाटर पानी इस मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में
नहीं आ पाएंगे, और अगर ऑक्सीजन और वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे तो कोरोजन भी नहीं होगा। अब ये जो बैरियर प्रोटेक्शन है ये कैसे किया जाता है? बैरियर प्रोटेक्शन मेनली बच्चों इस मेटल के चारों तरफ या तो पेंट करके मेटल को कोरोजन से बचाया जा सकता है, इसको बैरियर प्रोटेक्शन ही बोलते हैं। अगर मैं इसके चारों तरफ पेंट कर देता हूं तो पेंट की एक लेयर आ गई है इस मेटल के चारों तरफ। अब ऑक्सीजन और H2O मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, मतलब कि कोरोजन नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। तो यहां मैं लिख देता हूं, ए मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन by applying paint or grease on it. This is known as barrier protection. This is known as barrier protection. इसको हम क्या बोलते हैं? बैरियर प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम? बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन मेनली या तो ग्रीस या पेंट करके बचाया जा सकता है। ठीक है यहां तक। दूसरी बात हमारे पास कैसे बचाएंगे हम बच्चों? दूसरा है हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ये क्या होता है? देखो बच्चों ध्यान से समझना। हमारे पास एक मेटल है, ये मेटल है हमारे पास, और हमें इस मेटल को बचाना है कोरोजन से। ठीक है बच्चों। अब मान लो ये मेटल हमारे पास आयरन ही है, मान लेते हैं हमारे पास ये मेटल आयरन ही है, और हमें इसको कोरोजन से बचाना है। कोरोजन क्यों हो रहा है इनका? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर है जो इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं और इसका कोरोजन कर रहे हैं। सही बात है। मैं इसको कोरोजन से बचा सकता हूं, एक तरीका और है मेरे पास। क्या? इस मेटल के चारों तरफ मैं कोटिंग कर दूं। किसकी कोटिंग कर दूं? एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दूं, मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दूं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने जब पढ़ी थी ना, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुमने पढ़ा होगा, देखो एल्यूमिनियम, वैसे तो वो लिथियम से स्टार्ट होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम, लिथियम के नीचे पोटेशियम, देन सोडियम, देन एल्यूमिनियम। मैं एल्यूमिनियम से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव होता है जिंक, जिंक से कम रिएक्टिव होता है आयरन, आयरन से कम रिएक्टिव होता है टिन, SN। अगर मुझे आयरन को कोरोजन से बचाना है ना, तो मुझे इसके चारों तरफ कोटिंग करनी पड़ेगी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की। अब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक भी है, एल्यूमिनियम भी है। मान लो मैंने जिंक की कोटिंग कर दी चारों तरफ। ठीक है। अब बच्चों जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब जब ऑक्सीजन और H2O यहां आएंगे तो ऑक्सीजन और H2O आयरन से पहले जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो बच्चों अगर खत्म होगा, अगर डैमेज होगा, अगर कोरोजन होगा, तो वो किसका होगा? ऊपर वाली लेयर का होगा, मतलब कि जिंक का होगा। आयरन हमारा सेफ बचा रहेगा, एज इट इज बचा रहेगा। बच्चों इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाना कोटिंग करके, और कोटिंग किसकी करनी है? एक मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करनी है। मैं लिख देता हूं, इन द मेथड in which the method in which a metal is protected from corrosion by applying coating of more reactive metal is known as sacrificial protection. Is known as sacrificial protection. अब एक बात सुनो तुम यहां पे बच्चों ध्यान से। अगर मेटल हमारा हुआ आयरन,
अगर मेटल हुआ हमारा आयरन और उस आयरन के ऊपर मैं कोटिंग कर रहा हूं जिंक की, तो प्रोसेस का नाम होगा गैल्वेनाइजेशन। ये भी बड़े काम की बात है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। मैं लिख देता हूं, इफ कोटिंग ऑफ जिंक is done over iron, then process is known as galvanization. Then process is known as galvanization. सही है यहां तक की बात? ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हमने लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दी तो नुकसान क्या होगा ये भी बताता हूं मैं तुम्हें। मान लो बच्चों ये हमारे पास आयरन है, ध्यान से समझना, और इस आयरन के चारों तरफ मैंने टिन की कोटिंग कर दी, टिन की कोटिंग कर दी। अब ऑक्सीजन और H2 अवेलेबल है, वो आने लगे नजदीक, यहां पे टिन की कोटिंग की हुई है SN की, तो सबसे पहले ये SN के साथ ही रिएक्शन करेंगे। अब SN के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो SN धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। मान लिया SN यहां से खत्म हो गया, टिन यहां से खत्म हो गया, थोड़ी सी जगह यहां पे खाली हो गई, टिन यहां से हट गया। अब बच्चों ऑक्सीजन और वाटर के लिए आयरन और टिन दोनों अवेलेबल है रिएक्शन के लिए, तो ये पहले रिएक्शन किसके साथ करेंगे? आयरन के साथ करेंगे, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो बच्चों टिन जो है बहुत ज्यादा समय तक नहीं बचा पाएगा आयरन को कोरोजन से। अगर यहां जिंक होता, चाहे जिंक थोड़ा बहुत यहां से खत्म हो जाए, आने वाले ऑक्सीजन और वाटर के लिए दोनों अवेलेबल है। पहले रिएक्शन किसके साथ होगी? जिंक के साथ होगी। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करेंगे ना, उसमें लेयर जो अप्लाई करनी है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल की करनी है। कम रिएक्टिव की करोगे तो कोरोजन से ज्यादा समय तक हम नहीं बचा पाएंगे उसको। ठीक है यहां तक की बात? चलो अब सुनो आगे, एक लास्ट मेथड और है जिससे हम कोरोजन से बचा सकते हैं, वो और देखते हैं क्या है वो हमारे पास। लास्ट मेथड है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन। ध्यान से समझना जरा बच्चों, जो अंडरग्राउंड पाइप होते हैं ना, जो नीचे दबे हुए होते हैं, जिनमें से मेनली ऑयल की सप्लाई होती है, अंडरग्राउंड पाइप जो होते हैं आयरन के ही बने होते हैं और बहुत लंबे समय तक वो नीचे दबे हुए होते हैं, और नीचे ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और H2O भी अवेलेबल है, तो कोरोजन हो सकता है ना उसका। लेकिन बच्चों कोरोजन नहीं होता उसको। उसके कोरोजन से कैसे बचाते हैं बच्चों? उन पाइप को है ना कनेक्ट कर देते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से, जहां से मैग्नीशियम सप्लाई किया जाता है, और ये मैग्नीशियम एनोड की तरह बिहेव करता है। देखो बच्चों ये आयरन है और मैग्नीशियम का एनोड उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या होता है? करंट के थ्रू उस पूरे पाइप के ऊपर मैग्नीशियम डिपॉजिट किया जाता है, जिससे क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा, अगर कोरोजन होगा, तो वो किसका होगा? मैग्नीशियम का। अभी मैंने एक वर्ड बोला ऑक्सीडेशन होगा। बच्चों कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। कोरोजन में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये आके मेटल के साथ जुड़ती है और ऑक्साइड बना देती है, उसी को तो बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। बच्चों अब क्या है यहां पे, मैग्नीशियम को अंडरग्राउंड पाइप जो है आयरन के, उनके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है करंट के थ्रू, जिससे कोरोजन अगर होगा तो किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। आयरन हमारा सेफ रहेगा। हालांकि धीरे धीरे वहां से मैग्नीशियम खत्म होता रहता है और हम एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में 6 महीने में या 3 महीने में करंट के थ्रू उसके ऊपर मैग्नीशियम डिपॉजिट कराते रहते हैं। ठीक है यहां तक की बात? तो बच्चों यहां मैं लिख देता हूं अंडरग्राउंड पाइप आर प्रोटेक्टेड from corrosion by electrolytic method या इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन। मैं लिख देता हूं इन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन
मैग्नीशियम यूज्ड, मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास कोरोजन भी खत्म हो गया, और बच्चों कोरोजन के साथ हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट कंप्लीट हो गई है। और एक और बात यहां पे बच्चों काम की क्या है, देखो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट पूरी कर ली है। जब से हमने ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही हमने स्टार्ट किया था, और अब हम कंप्लीट कर चुके हैं इस यूनिट को। बच्चों तुमने सारा अपना काम न्यूमेरिकल और जितना भी फेयर वर्क तुमने किया है वो पीडीएफ बना के मेरे पास सेंड करना है, फिर नेक्स्ट डे से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपने सारा काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है, जैसे तुम स्कूल में करते थे। ठीक है, थैंक यू।